सुधा जी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी कि तभी अचानक कुछ जलने की बदबू आई। उन्होंने माथे पर बल डालते हुए आवाज़ लगाई, पूनम, ओ बहू पूनम। कोई जवाब नहीं आया तो सुधा जी की बेचैनी बढ़ गई। वो उठी और रसोई की ओर बढ़ी। रसोई का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गई। फर्श पर दूध की सफ़ेद नदी सी बह रही थी। गैस धू धू होकर जल रही थी और पतीले में बचा दूध जलकर काली राख में तब्दील हो चुका था। रसोई में धुआं ही धुआं था। सुधा जी ने फुर्ती से गैस बंद की और तेज आवाज में बोली, हे भगवान, पूनम, ये क्या किया? गैस पर दूध रखकर तुम ऐसे ही अंदर बैठ गई। रसोई से निकलते ही वो सीधी पूनम के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि पूनम जमीन पर बैठी थी, घुटनों में चेहरा दबाए, आंखें लाल और भीगी हुई। सुधा जी उसे ऐसे देखकर घबरा गई। बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो? पूनम कुछ नहीं बोली तो सुधा जी उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? मेरा दिल बैठा जा रहा है। आखिर बात क्या है? सुधा जी के इतना बोलते ही जैसे पूनम के सब्र का बांध टूट गया और वो सुधा जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल हुआ यूं था कि करीब आधे घंटे पहले नाश्ते का काम निपटा कर पूनम अपने कमरे में आई ही थी कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। अब किसका फ़ोन आ गया? बुदबुदाते हुए उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके मायके के पड़ोस वाली सुमन आंटी का फ़ोन था, जिनका फ़ोन तभी आता था जब कुछ ज़रूरी बात हो। पूनम के माथे पर लकीरें खींच गई। आज इन्हें मेरी याद कैसे आ गई? उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। हेलो, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? उधर से आवाज़ आई, नमस्ते बेटी, ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ बताना था। आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। पूनम के दिल में हलचल मच गई। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? कुछ पल की चुप्पी के बाद आंटी बोली, अच्छा तो नहीं लग रहा, पर कहे बिना भी रहा नहीं जा रहा। पूनम का दिल जोर से धड़का। उसकी माँ की तबीयत पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं थी। हर बार मायके जाने पर पूनम उनकी कमज़ोर होती हालत को देखकर परेशान हो उठती थी। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आंटी, हुआ क्या है? प्लीज़ बताइए ना, आखिर बात क्या है? सुमन आंटी ने आखिरकार कहा, तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हारी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया है। वृद्ध आश्रम में? यह सुनते ही पूनम की सांस जैसे थमसी गई और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और फीकी मुस्कान के साथ बोली, नहीं आंटी, आप मजाक कर रही है ना? मेरा भाई, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा भाई तो माँ पिताजी के बहुत करीब था। पिताजी के जाने के बाद भी उसने माँ का इतना ख्याल रखा जितना शायद किसी बेटे ने अपनी माँ का रखा होगा। वो तो दूसरा श्रवण कुमार है। सुमन आंटी की आवाज़ में एक कड़वी सच्चाई थी। बेटा, अब ऐसे बेटे किताबों में ही मिलते हैं। असल ज़िंदगी में तो लोग रिश्तों को बोझ समझने लगे हैं। हमें भी कहाँ अंदाज़ा था। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मैं और तुम्हारे अंकल वृद्धाश्रम गए थे कुछ सामान और मिठाई बांटने। वहाँ ऑफिस के बाहर लॉन में तुम्हारी माँ अकेली बेंच पर बैठी थी, सर झुका हुआ। हम पहचान ही नहीं पाए। फिर उन्होंने हमें देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। पूछने पर पता चला कि तुम्हारे भाई ने उन्हें खुद वहाँ लाकर छोड़ा है। स्टाफ ने बताया है कि वो कहकर गया है कि अब ये यहीं रहेगी। बेटी, हमें विश्वास नहीं हो रहा था। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे। मोबाइल फिर से हाथ से छूट गया। माँ वृद्धाश्रम में
आखिर क्यों? उसका मन हजारों सवालों से भर गया। जमीन पर बैठे बैठे वो सन्न हो चुकी थी। मन के भीतर गुस्सा पनप रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और जल्दी से अपने भाई सुमित का नंबर डायल किया। दूसरी ही बैल में फ़ोन उठ गया। उधर से आवाज़ आई, अरे पूनम, कैसी है? सब ठीक है ना? बता फ़ोन कैसे किया? पूनम का चेहरा सख्त हो चुका था, आवाज़ भारी हो चुकी थी। सब कुछ बिगाड़ कर पूछ रहे हो कि सब ठीक है? सुमित कुछ पल चुप रहा, फिर झुंझलाकर बोला, ये क्या तरीका है बात करने का? भूल गई हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। पूनम की आंखों में फिर से नमी उभर आई। भाई होते तो माँ को वृद्ध आश्रम नहीं छोड़ते। पिताजी के जाने के बाद तुम ही तो माँ का सहारा थे और तुमने ही उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। सुमित की आवाज़ अब झुंझलाहट से भर गई। अरे, वृद्ध आश्रम में ही तो छोड़ा है, कौन सा जान से मार दिया। वहाँ सब सुविधा है, अच्छा समय कटेगा उनका वहाँ। अच्छा खाती है, अच्छे लोग हैं उनके साथ हैं, बातें कर लेती है। हमारी भी जिंदगी है, बच्चों की पढ़ाई है। पूनम जैसे तमतमा उठी। अरे, अगर नहीं होती थी माँ की सेवा तो घर पर कोई नर्स रख लेते, कोई तकलीफ भी नहीं होती। पर कोई हल निकालने की बजाय तुमने तो उन्हें घर से ही निकाल दिया। माँ से उनका आशियाना ही छीन लिया। पिताजी तो पहले ही चले गए थे, पर तुम्हें कम से कम माँ को तो सुकून देना चाहिए था। पर तुमने तो मकान अपने नाम करवाया और माँ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? उधर से सुमित ने ऊंची आवाज़ करते हुए कहा, तो क्या करता मैं? आए दिन कोई बीमारी, कोई परेशानी, हमसे नहीं होती थी उनकी सेवा। और दीक्षा भी परेशान रहती थी। पूनम के आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो बोली, जिस माँ ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, लाख तकलीफ़ें सहन करके भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, उन्हीं को तुमने बोझ समझ लिया। सुमित अब पूरी तरह भड़क उठा। अब ज़्यादा मेरा दिमाग मत खा। अगर इतनी ही परवाह है तो जाकर खुद ले आ माँ को। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। पूनम के अंदर सब कुछ टूट चुका था। सुमित के कटु शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे और माँ की अकेली असहाय छवि उसके दिमाग में बार बार उभर रही थी। तभी रसोई से उसकी सास सुधा जी की चिंतित आवाज़ गूंजी, पूनम बेटा, कहाँ हो? पर पूनम को होश कहाँ था। वो अब भी बेजान सी बैठी थी, जैसे शरीर यहाँ पर था लेकिन आत्मा कहीं और। पूनम ने भारी आवाज़ में सारी बात बताई तो सुधा जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने धीरे से पूनम के आंसू पोंछे और सिर सहलाया। पूनम रोते हुए बोली, वो बीमार रहती है माँ जी, पता नहीं वहाँ उनका ख्याल ठीक से रखा भी जा रहा होगा या नहीं। मैं उन्हें इस हालत में वहाँ नहीं छोड़ सकती। सुधा जी ने गहरी सांस ली। उन्हें भी ये सुनकर धक्का लगा। बेटा, तू परेशान मत हो। परेशान होने या चिंता करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। थोड़ी झिझक के साथ पूनम ने धीरे से पूछा, माँ जी, क्या मैं उन्हें यहाँ हमारे घर ला सकती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? कहते हुए वो चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं सास को बुरा ना लग जाए, लेकिन सुधा जी एक समझदार और दयालु महिला थी। उन्होंने पूनम का चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? तेरी माँ को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। उन्हें अब देखभाल की ज़रूरत है। तुम्हें उन्हें यहाँ लाना ही चाहिए। पूनम की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सुकून मिला कि कोई तो उसका दर्द समझ रहा है। शाम होते होते पूनम पवन और सुधा जी के साथ वृद्ध आश्रम पहुंची। वहाँ का माहौल उदास और भारी था। पुराने पंखे
जो शायद ही थोड़ी बहुत हवा दे रहे थे। कैसे कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे माहौल में छोड़ सकता है? देखकर ही पूनम और सुधा जी हैरान थी। पूनम ने अपनी माँ को देखा, उसका दिल जैसे टूट गया। शारदा जी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखें अधमरी सी और शरीर कमजोर। पर पूनम को देखते ही जैसे उनके शरीर में जान आ गई। उन्हें देखकर पूनम की आंखें भर आई। माँ! पूनम ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। पूनम ने बिना देर किए औपचारिकताएं पूरी की और अपनी माँ को वृद्धाश्रम से अपने घर ले आई। रास्ते में शारदा जी चुप रही। सुधा जी ने पहले ही उनके लिए सब कुछ तैयार कर दिया था। अतिथि कक्ष में बिस्तर सजा हुआ था, साफ चादर, मुलायम तकिया। शारदा जी अंदर आई तो थोड़ा हिचकिचाई। मन पर एक हल्का सा बोझ भी था। बेटी के ससुराल में रहना कोई आसान बात तो नहीं होती, लेकिन उन्होंने ईश्वर की मर्जी समझकर चुपचाप नियति को स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। पूनम और सुधा जी ने शारदा जी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुधा जी सुबह जल्दी उठकर उनके लिए उनकी पसंद का हल्का नाश्ता बनाती, हल्के मसाले वाली पतली खिचड़ी या दलिया। सुधा जी को ये सब करते देख पूनम कहती, इतना ध्यान तो अपनी माँ का मैं भी नहीं रखती जितना मेरी सासू माँ रखती है। दोनों बुजुर्ग महिला अब अक्सर साथ बैठकर बातें करती, पुरानी यादें साझा करती, कभी कभार भजन भी गुनगुना लिया करती। शारदा जी की आंखों में एक चमक लौट आई थी, जिसे देखकर पूनम के मन को अब सुकून था। भले ही सुमित ने माँ की सेवा से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन वो अपनी माँ को वो प्यार और सम्मान दे पा रही थी जिसकी वो हकदार थी। लेकिन समय के पहिए को कोई रोक नहीं सकता। पूनम के घर आने के करीब 1 साल बाद शारदा जी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो सर्दी, खांसी और कमजोरी थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सांसें भारी होने लगी। पूनम और पवन ने डॉक्टर से सलाह ली, दवाइयाँ बदली, लेकिन शारदा जी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक सुबह जब सुधा जी हमेशा की तरह शारदा जी के लिए गर्म चाय बनाकर लाई, तो उन्हें उठाने के लिए आवाज़ देने लगी, लेकिन वो तो बिस्तर पर शांत पड़ी थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूनम बेटा, सुधा जी ने आवाज़ देकर बुलाया तो पूनम अंदर आई। उसने देखा कि सासू माँ उसकी माँ को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ की आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पूनम पास आई तो देखा सांसें भी नहीं चल रही थीं। वो दोनों समझ गई कि शारदा जी भगवान को प्यारी हो गई है। पूनम का दिल जैसे टूट गया। वो माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सुधा जी और पवन ने उसे संभाला, लेकिन उसके आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा था। शारदा जी के अंतिम यात्रा में पूरा परिवार एकजुट था, सिवाय सुमित के। पूनम ने उसे फ़ोन करके माँ के जाने की खबर दे दी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं आया था। शारदा जी बस अब एक याद बन चुकी थी, लेकिन पूनम के मन में एक टिस हमेशा के लिए रह गई थी, भाई की बेरुखी। जब माँ की चिता जल रही थी तो सुमित वहाँ नहीं था। इस बेरुखी ने पूनम को भीतर तक तोड़ दिया था। एक दिन बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सुधा जी सोचने लगी, कितनी खुदगर्ज हो चुकी है ये दुनिया। माँ के मरने के बाद भी बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उनकी नज़र सामने बैठे पवन पर गई, जो लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो मन में एक सुकून सा भर गया। शुक्र है भगवान का जो मुझे पवन जैसा बेटा मिला है। अपनी माँ को खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचते हुए उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई और प्यार भरी नज़रों से
अपने बेटे को निहारने लगी। दिन यूं ही बीते जा रहे थे। एक शाम की बात है। पूनम और पवन किसी ज़रूरी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ सुधा जी थी। तभी डोर बेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक कोरियर वाला खड़ा था। मैम, पवन शर्मा के नाम से कोरियर है। हाँ बेटा, मुझे दे दो, मेरा बेटा है वो। उन्होंने साइन किया और पैकेट थामा। कोरियर के कवर पर लिखा था अपॉइंटमेंट लेटर। सुधा जी पढ़ी लिखी थी। लेटर खोलना उनका मकसद नहीं था, लेकिन जब लिफाफा हाथ में लिया तो थोड़ा सा खुला हुआ था। उत्सुकतावश उन्होंने उसे खोलकर पढ़ लिया। जो पढ़ा वो चौंकाने वाला था। सुधा जी को समझते देर नहीं लगी कि पवन को विदेश में नौकरी मिल गई थी, वो भी एक प्रतिष्ठित कंपनी में, जहां सैलरी पहले से बहुत ज़्यादा थी। पवन ने इस बारे में कुछ कहा तक नहीं। सुधा जी हैरानी से बुदबुदाई। उन्होंने पैकेट को सावधानी से उसी हालत में वापस डाल दिया जैसे वो था। बड़े संयम से लेटर बेटे बहू के कमरे में जाकर बेड के साइड टेबल पर रख दिया। रात को जब पवन और पूनम घर लौटे तब भी कोई बात नहीं हुई। ना पवन ने कुछ कहा, ना पूनम ने। सुधा जी ने भी कुछ नहीं पूछा। मन में आस थी कि अभी बेटा आएगा और मुझे सारी बात कहेगा, लेकिन वो लोग तो अपने में ही मस्त थे। क्या मेरा बेटा अब इतना दूर हो गया है कि अपनी माँ से इतनी बड़ी खबर छुपा ले? अगले 2-4 दिन उन्होंने महसूस किया कि इन दोनों के बीच कुछ तो खुसर पुसर चल रही है, पर सुधा जी चुप रही। बच्चों को स्पेस देना भी ज़रूरी होता है, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन माँ का दिल सब महसूस करता है, और अब उनके अंदर एक डर भी बैठने लगा था। क्या मेरा बेटा भी मुझसे दूर होने लगा है? सुधा जी के मन में बेचैनी का तूफान मच रहा था। पवन की तरक्की और विदेश की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर उनके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। क्यों नहीं बताया बेटे ने मुझे? वो सोच रही थी। तभी पूनम की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। मैं तो कहती हूँ एक बार माँ जी को ले जाकर दिखा दूँ, आखिर आगे उन्हें ही तो देखना है। सुधा जी ठिठक गई। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? उनके मन में सवालों का भंवर उठने लगा। तभी पवन की आवाज़ गूंजी, सही कह रही हो, एक बार माँ को वहाँ ले जाकर दिखा देता हूँ। सुधा जी दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। हर शब्द उनके कानों में सुनाई दे रहा था। उनका दिल तेजी से धक धक करने लगा। समझ नहीं पा रही थी कि बात क्या थी। जल्दी से खुद को संभालते हुए उन्होंने पास रखे फर्नीचर को कपड़े से झाड़ने का दिखावा शुरू कर दिया, ताकि कोई शक ना करे। तभी पवन कमरे से बाहर निकला। सुधा जी को देखकर वो मुस्कुराया और बोला, माँ, जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों बेटा? सुधा जी ने हैरानी और थोड़ी घबराहट से पूछा। तो पवन ने बेफिक्री से जवाब दिया, माँ, एक नया वृद्ध आश्रम बना है, वहाँ हर तरह की सुख सुविधा है। मैं सोच रहा था कि एक बार आपको ले जाकर दिखा दूँ। अगर आपको कोई कमी लगे तो मुझे बता देना। बेटे के मुंह से वृद्ध आश्रम शब्द सुनते ही सुधा जी जैसे सन्न रह गई। उनका दिल जोर से धड़का। क्या बेटा आश्रम छोड़ने की सोच रहा है, जैसे सुमित ने अपनी माँ के साथ किया था? तभी 6 साल का पोता दौड़ता हुआ आया और उत्साह से बोला, दादी को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे भी जाना है। तभी पूनम कमरे से बाहर आई और अपने बेटे को गोद में उठाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, मैं भी जाऊँगा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो पूनम ने समझाया, अरे बाबा, दादी को कल जाना है वृद्ध आश्रम, आज तो बस दिखाने लेकर जा रहे हैं, तो फिर ये कौन सी जगह होती है? पवन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी जगह होती है, जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं।
ऐसे बुजुर्ग जिनका कोई सहारा नहीं होता। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसी बेटे के मुंह से निकल रहे हैं जिसे काबिल और लायक बनाने की खातिर उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई, सर भारी होने लगा, आंखों के सामने धुंध छाने लगी। पास ही रखा सोफा पकड़कर किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे बैठ गई। फिर खुद से ही बोल उठी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वृद्धाश्रम। भले ही यहाँ अकेली रह जाऊं, मर जाऊं, चाहे कंकाल बनकर ही क्यों ना पड़ी रहूं, पर वृद्धाश्रम तो कतई नहीं जाऊंगी। फिर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, पूरा अतीत तेज तूफान की तरह लौट आया। उनकी आंखें खालीपन में डूबी थी, लेकिन मन अतीत की गहराइयों में गोते खाने लगा। तब उनकी शादी को मुश्किल से 10 साल हुए थे। पवन 8 साल का था और उनकी बेटी पूजा 6 साल की। वो दिन जब उनके पति का अचानक देहांत हो गया था, सुधा जी को भीतर तक तोड़ गया था। रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। एक ही सवाल उनके मन को खाए जा रहा था, इन छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। अपने बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर उनका दिल डूबता था, लेकिन वही बच्चे उनकी हिम्मत भी बने। सुधा जी ने हार नहीं मानी। एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की। तनख्वाह कुछ खास नहीं थी, लेकिन हौसले बड़े थे। उन्होंने दिन रात मेहनत की। स्कूल के बाद घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी। पवन और पूजा भी अपनी माँ की मेहनत को समझते थे। पवन छोटी उम्र में ही माँ की मदद करने लगा। माँ को काम करते देखता तो कभी बर्तन धोने लगता, तो कभी घर की सफाई में हाथ बटाता। एक दिन जब सुधा जी रात देर तक ट्यूशन पढ़ाकर थककर चूर हो गई थी, तो पवन ने उनके कंधे दबाते हुए कहा था, माँ, जब मैं बड़ा होकर कमाने लगूंगा ना, तो आपको बिल्कुल काम नहीं करने दूंगा, आप बस आराम करना। उस मासूम की बातों को सुनकर सुधा जी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती थी। मेरा लाल, तू कितना समझदार है। वक्त बीता और पवन ने अपनी माँ से किया वादा निभाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिली। फिर बेटे ने जिद की कि माँ, अच्छी कॉलोनी में घर लेना है, तो सुधा जी ने भी सोचा कि सही कहता है बेटा। उनके नाम पर जो पुराना घर था उसे बेच दिया। सालों की गई बचत भी निकालनी पड़ी और फिर ये नया घर खरीदा। मकान की रजिस्ट्री बेटे के नाम करवा दी। रिश्तेदारों ने समझाया भी था, ये सब कुछ बेटे के हवाले मत करो, लेकिन सुधा जी नहीं मानी। सोचा, आज नहीं तो कल सब कुछ बेटे का ही तो है। उसके बाद पूजा का रिश्ता भी एक सम्मानित परिवार में हुआ और फिर पवन की शादी भी पूनम से हो गई। पूनम ने भी सुधा जी को माँ का दर्जा दिया था। घर में मानो खुशियों की बाढ़ आ गई थी। पवन ने अपनी योग्यता से नौकरी में एक के बाद एक तरक्की हासिल की और हर बार सुधा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। फिर उनकी पुश्तैनी जमीन का भी बंटवारा हो गया। उस समय जमीन की कीमतें आसमान छू रही थी। उस जमीन का क्या करना है, सुधा जी ने यह फैसला अपने बेटे पर ही छोड़ दिया था, ये सोचकर कि बेटा लायक है और आगे चलकर जब सब संभालना ही उसको है तो अभी क्यों नहीं। पवन ने भी वो जमीन बेचकर अच्छी जगह देखकर बड़ा सा प्लॉट खरीद लिया। लेकिन सुधा जी ने उस समय कहाँ सोचा था कि जिस बेटे को अपना सब कुछ दे रही हूँ, एक दिन वही बेटा इस घर में उनके लिए जगह नहीं छोड़ेगा। वो दिन याद आने लगे जब बेटे और बहू हर बात में राय लिया करते थे। कोई काम माँ की मर्जी के बिना नहीं करते थे और अब पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझते हैं। और पूनम, उसे तो उन्होंने बेटी से बढ़कर महत्व दिया ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो ससुराल में है। जब आई थी तो घर सब कुछ व्यवस्थित और परंपरागत तरीके से चलता था।
पर जल्दी ही हर चीज़ बदलने लगी। सभी कामों में पूनम ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से परिवर्तन कर दिया। जब उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की तो जवाब मिला, माँ जी, अब वो ज़माना नहीं है। मॉडर्न ज़माने में सब कुछ मॉडर्न तरीके से होना चाहिए। अब बस आराम कीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। आराम आराम की आड़ में चुपचाप उन्हें किनारे किया जा रहा था। क्यों नहीं समझ पाई वो, जब पूनम की माँ वृद्धाश्रम पहुंचा दी गई थी। कितना दुखी हुई थी पूनम, पर उस वक्त उन्होंने उसका हर दर्द बांटा था। बहू अपनी माँ की सेवा कर रही थी और उन्होंने उस पर कोई रोक नहीं लगाई। लेकिन आज वही बहू उन्हें ही वृद्धाश्रम भेजने की बात कर रही है। ये सोचते हुए सुधा जी का हृदय तार तार हो चुका था। क्यों नहीं समझा किसी ने कि मेरा भी तो इकलौता बेटा है पवन। अगर वो अपनी पत्नी और बेटे को विदेश ले जा सकता है तो क्या अपनी माँ को नहीं? और मान लो अगर सच में हालात ऐसे नहीं हैं कि साथ ले जा सके, तो क्या मेरे सर से मेरी छत भी छीन लेना ज़रूरी था? आंसू बहते जा रहे थे। अभी सुधा जी अपने अतीत की यादों में खोई थी कि सामने से बेटे की आवाज़ आई, माँ आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी कीजिए, फिर मुझे और भी काम है। सुधा जी ने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की और बिना कुछ कहे उठकर कार की पिछली सीट पर जा बैठी। रास्ते भर उनकी आंखें खिड़की से बाहर देखते रही। बीच सफ़र में उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? पवन ने बिना सोचे लापरवाही से कहा, हाँ माँ, बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अगर एक बार फिर से सोच लेते। सुधा जी ने जैसे टूटे हुए शब्दों में कहा, अब इन बातों में पड़ने का समय नहीं है माँ, बहुत मेहनत के बाद ये मुकाम पाया है। सुधा जी का दिल सिसक उठा। करीब आधे घंटे के बाद गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रुकी। नई बिल्डिंग, साफ सुथरा गेट। अंदर घुसते ही एक व्यक्ति फुर्ती के साथ आया और पवन से बोला, नमस्ते सर। तो पवन बोला, ये मेरी माता जी हैं, इन्हें एक बार जगह दिखा दीजिए। आइए माता जी, कहते हुए वो सुधा जी को आश्रम में ले गया। दिखाया कि कैसे बुजुर्गों के लिए एक बड़ा टीवी लगाया गया है, सबके लिए दवाइयों का प्रबंध किया गया है, योगा क्लास का खास इंतज़ाम है। यहाँ सब सुविधा है माँ जी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैनेजर ने बताया। तो सुधा जी बस चुपचाप हाँ में सिर हिलाती रही। उनके पास ना तो पूछने को कुछ था और ना ही कुछ कहने को बचा था। सुविधा थी पर अपमान नहीं। जब बाहर निकले तो पवन ने तुरंत पूछा, कैसा लगा आश्रम, कोई कमी तो नहीं? सुधा जी चुप रही, बस ना में सिर हिला दिया। पवन ने चैन की सांस ली। ठीक है मैनेजर साहब, माँ को सब ठीक लगा है, हम कल इन्हें लेकर आएंगे। सुधा जी फिर से गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ गई। पूरे रास्ते सुधा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। आंखों में आए आंसुओं के कारण गाड़ी की खिड़की से बाहर का नज़ारा धुंधला पड़ रहा था। घर पहुंचते ही वो बिना एक शब्द बोले अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। दिल तो चाहता था कि फूट फूट कर रो पड़े, अपने सीने में दबे दर्द को चीखों में बदल दे, लेकिन समझ चुकी थी कि उनकी ज़िंदगी का फैसला हो चुका था। चाहे वो कितना भी विरोध करे, होगा वही जो बेटे बहू ने ठान लिया है। इसलिए चुप रह गई। मन ही मन खुद से बोली, ठीक है, वृद्धाश्रम तो साफ सुथरा है, सुविधा भी अच्छी है। मन को समझाने लगी, लेकिन फिर बोली, जितनी भी सुविधा हो वो घर तो नहीं हो सकता ना। अगले दिन सुबह हुई। सुधा जी जब कमरे से बाहर आई तो जो नज़ारा देखा वो भीतर तक चुभ गया। बेटा, बहू और पोता तीनों वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार खड़े थे। पूनम ने घड़ी की ओर देखा और बोली, माँ जल्दी से तैयार हो जाइए, हमने मैनेजर से कह दिया था
कि हम 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे। सुधा जी का मन भर आया। घर के हर कोने को, हर चीज़ को देखा। सब कुछ जैसे पीछे छूटता जा रहा था। फिर भी बेजान सी चाल के साथ तैयार हुई और सबके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा था। वृद्धाश्रम पहुंचते ही सुधा जी गाड़ी से उतरी तो सामने का दृश्य देखकर उनके दिल को एक और झटका लगा। उनकी बेटी पूजा और दामाद वहाँ पहले से ही मौजूद थे। पूजा मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी और बोली, माँ आप आ गई। सुधा जी हैरान थी। तुम लोग यहाँ? हाँ माँ, भाई ने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसे कहते हैं असली तरक्की। इसे तरक्की कहते हैं। ऐसी तरक्की किस काम की है? सुधा जी मन ही मन बुदबुदाई। बेटा तो पराया हो ही चुका था। मेरी तो बेटी भी बेटे के साथ मिल गई। शारदा जी के साथ कम से कम उनकी बेटी तो थी, लेकिन मेरी तो दोनों औलादें स्वार्थी निकली। तभी पिंटू उनकी साड़ी का पल्लू पकड़कर बोला, दादी अंदर चलो ना। उसकी मासूम आवाज़ उनके दर्द को और गहरा कर रही थी। लेकिन सुधा जी के कदम जैसे जम गए थे। उसी समय वृद्धाश्रम में 4-5 बुजुर्ग सामने देखे। सुधा जी का दिल सिहर उठा। कितना अकेला कर दिया है इस समाज ने बुजुर्गों को। बेटे बेटियां सब अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं और हम एक पुरानी किताब की तरह शेल्फ में रख दिए गए। वो चारों ओर देखने लगी। अरे ये सब लोग कहाँ गए? तभी मैनेजर मुस्कुराता हुआ आया। आइए माता जी, अंदर चलिए। वो उन्हें लेकर हॉल में गया तो वहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हॉल सजाया गया था। गुब्बारे, रोशनी, फूल और एक बड़ा सा केक। उनके बेटे बहू, बेटी दामाद सब वहाँ थे। पवन मुस्कुराते हुए पास आया। माँ आपको हमेशा अपना जन्मदिन याद नहीं रहता, लेकिन इस बार हम सब ने तय किया कि आपको ज़िंदगी का सबसे यादगार तोहफा देंगे। सुधा जी की आंखें भर आई। अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है माँ जी, पूनम ने मुस्कुराकर कहा और उन्हें बाहर ले गई। बाहर वृद्धाश्रम के मुख्य दरवाजे पर एक नया बोर्ड लटकाया जा रहा था। सुधा जी ने देखा, बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्यामलाल वृद्धाश्रम। सुधा जी स्तब्ध रह गई। पवन ने माँ का हाथ थामा और कहा, माँ जब हम पूनम की माँ को लेने वृद्धाश्रम गए थे और वहाँ की हालत देखी थी, तभी से हमने तय किया था कि हम किसी न किसी रूप में बुजुर्गों की सेवा से जुड़ेंगे। और आप भी हमेशा कहती थी ना कि भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी समाज सेवा के लिए कुछ करना चाहिए। बस ये इस दिशा में हमारा पहला कदम है। सुधा जी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आए? पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ आपको याद है जब गांव की पैतृक जमीन मेरे हिस्से में आई थी तो आपने मुझे उसका फैसला करने का हक दिया था। मैंने उस ज़मीन को बेचकर एक प्लॉट लिया था और ये वही प्लॉट है जिस पर ये वृद्धाश्रम बना है। तभी पूनम ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी ये वृद्धाश्रम आपके निर्देशन में चलेगा। हमें मालूम है कि बुजुर्गों की समस्याओं को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम ये सरप्राइज आपके जन्मदिन पर देना चाहते थे। सुधा जी हैरानी से बोली, लेकिन मैं अकेले ये सब कैसे संभालूंगी? तो पवन ने हंसते हुए कहा, अरे माँ कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो है ना आपके साथ हैं। सुधा जी की आंखें फिर से छलक आईं। लेकिन बेटा तुम तो विदेश जा रहे थे ना? विदेश? किसने कहा आपसे? पवन हैरानी से बोला। तो सुधा जी ने कहा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मैंने पढ़ा था। माँ वो लेटर ज़रूर आया था। मुझे विदेश में नौकरी का ऑफ़र भी मिला था। तनख्वाह भी यहाँ से कई गुना ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। यहाँ रहते हुए हमें किस चीज़ की कमी है
और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएंगे। अपने बेटे की बात सुनकर गर्व से सुधा जी के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू छलक पड़े, खुशी के आंसू। उन्होंने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। तभी परिवार के लोगों का आपस में इतना प्यार देखकर आसपास खड़े बुजुर्ग और कर्मचारी तालियां बजाने लगे। उनकी आंखें भी नम हो गईं। सभी बुजुर्ग मन ही मन सोच रहे थे, काश हमें भी पवन जैसा बेटा मिला होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।